हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आपका मैथ का मैराथन का मैथ पेडागोजी का मैराथन कराया गया था लास्ट वीडियो में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 32 तक आपका था। जो कि वीडियो में दिक्कत आ रही थी, वीडियो रुक रुक के मतलब चल रहा था। तो जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 32 के हैं, वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर कराए जाएंगे। जो जिन बच्चों के पास फर्स्ट वाली, इसके पहले वाली वीडियो पहले आती है, वो ये वाला सेक्शन जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 32 तक का है, इसको पहले देख लें और वो वाला बाद में देखें। लेकिन ये अपलोड होगी आपकी पार्ट 2 के नाम से। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो चुका है। ये सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का, उस फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत रुक ही रहा था आपका, तो देख लीजिए जो इसका राइट ऑप्शन था, पहले ये समझ लीजिए इनके कौन कौन से स्टेप्स आते हैं न्यूमैन की थ्योरी में। पहला रीडिंग, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नॉर्मली उन प्रॉब्लम को रीड करना आना चाहिए। दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, जो उन्होंने रीड किया है उसको मीनिंग समझना, उसकी मीनिंग समझना आना चाहिए, तो ये कॉम्प्रिहेंशन हो गया। तीसरा आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में होता है कि ट्रांसफॉर्म करो, कि माइंड में ही प्रोसेसिंग करो कि कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, किस तरीके से इसके आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। और बाकी जो कीवर्ड्स वगैरह है उनका इनपुट निकाल करके रखो, जिससे कि आउटपुट उसका निकाल सको क्वेश्चन का। फिर होता है प्रोसेस स्किल। प्रोसेस स्किल्स में होता है जो भी ऑपरेशन अप्लाई होने वाली है या फिर अप्लाई कर सकते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, उसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना ठीक से आना चाहिए। और लास्ट होता है इनकोडिंग, मतलब कि जो भी आंसर आ रहा है उस आंसर को इंटरप्रेट करना या फिर रिकॉर्ड करना। तो इस तरीके से ये जो 5 प्रोसेस होती है वो न्यूमैन ने बताई थी। मुश्किलें क्या आती हैं इनको सॉल्व करने में बच्चों को? सबसे पहले बच्चों को वर्ड्स पढ़ने में दिक्कत आते हैं। अगर वर्ड्स पढ़ने में दिक्कत आई, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, जो अगर उन्होंने बाय चांस रीड करना सीख भी लिया, उनको रीड करना आता भी है, तो उनको वो समझ नहीं पाते हैं, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते हैं। अगर समझना आता है तो वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते हैं कि कौन सा इसमें स्टेप है या कौन सा कैलकुलेशन है जो यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। फोर्थ में, उनको अगर पता है बाई चांस कि कौन सा ऑपरेशन है जो यहाँ पे अप्लाई होगा प्लस माइनस वगैरह में से, तो फिर उनको वो प्रोसीजर में दिक्कत आती है। और लास्टली में क्या होता है, फिफ्थ स्टेप में, कि उनको रिजल्ट का ही निकालने में, मतलब फाइनल रिजल्ट जो है उसको निकालने में दिक्कत आ रही, मतलब कि क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोसीजर में दिक्कत आ रही है। तो ये हर्डल्स हैं जो वर्ड प्रॉब्लम से सॉल्व करते टाइम बच्चे फेस करते हैं। ये बताया था न्यूमैन ने अपने 5 स्टेप्स में। तो पहला क्या था, रीड करना, मस्ट बी एबल टू रीड द क्वेश्चन, तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा था, जो रीड किया है उसको कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए, मतलब कि जो पूछा गया है उस कार्य को समझना आना चाहिए, तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में क्या था, अंडरटेक द नेसेसरी मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब कि नहीं नहीं, ये वाला नहीं। इसके बाद क्या होगा, नीड टू ट्रांसलेट द प्रॉब्लम्स इनटू मैथमेटिकल डिमांड, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा, गणितीय मांग क्या है उस क्वेश्चन की, उसके अनुसार समस्या का अनुवाद करने की आवश्यकता, तो ये थर्ड स्टेप हो जाएगा। फोर्थ में क्या होगा, समस्या को अंडरटेक द नेसेसरी मैथमेटिकल ऑपरेशन, मतलब जो आवश्यक गणितीय संक्रियाएं हैं उनको करना आना चाहिए, तो ये हो जाएगा फोर्थ स्टेप में। और लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट द आंसर एज मीनिंगफुल कंस्ट्रक्ट, मतलब उत्तर को अर्थपूर्ण रचना में प्रदर्शित करना। ये कौन सा है, ये फिफ्थ स्टेप हो जाएगा। मतलब कि सबसे पहले क्या है आपका बी, बी के बाद ए के बाद डी, डी के बाद सी, और लास्ट है आपका ई। तो BADC इज द राइट सीक्वेंस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 था। नेक्स्ट है आपका, यहां से स्टार्ट करना है। Mathematics is hierarchical in nature and the concepts are logically structured and connected. तो which of the following statements most appropriately explain this? गणित की प्रकृति कैसी होती है, पदानुक्रमित होती है, मतलब कि कैसी होती है, हायरार्कियल होती है। ठीक है। और जो अवधारणाएं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, मतलब कि तर्क संगत संरचित होते हैं और संबंधित होते हैं। तो इनमें से कौन सा या कौन से कथन है जो इस चीज की व्याख्या अत्यंत उपयुक्त रूप से करते हैं?
पहला है मल्टीप्लिकेशन फॉलोज एंड बिल्ड्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। जो योग की अवधारणा है उसके बाद, उसके निर्माण के बाद गुणन आता है, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह दिया कि जो मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, वो दोनों एक दूसरे से लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड और कनेक्टेड होते हैं। क्यों? जैसे कि अगर किसी को 2+2+ करना आ गया कि 2+2 4 होता है, ठीक। इसके अलावा इसी के बेसिस पे हम उनको मल्टीप्लिकेशन सिखा सकते हैं कि 2 को एक बार पढ़ेंगे, एक बार ऐड करेंगे तो 2 होगा, 2 को 2 बार ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 2 को 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो वो 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, 2 की टेबल बन गई, 1 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 4, 3 टाइम्स 6, 4 टाइम्स 8। तो इस तरीके से ऐड करके मल्टीप्लिकेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो जुड़ा हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। दूसरा है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल गलत। एडिशन सब मल्टीप्लिकेशन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ना कि इंडिपेंडेंट होते हैं। योग और गुणन पृथक अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स शुड ओनली बी असेस्ड थ्रू समेटिव असेसमेंट। जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो गणितीय अवधारणाएं हैं, उनका मूल्यांकन करना हो तो केवल योगात्मक मूल्यांकन से ही होना चाहिए, गलत। जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनका समेटिव चाहे फॉर्मेटिव दोनों तरीके से असेसमेंट हम कर सकते हैं। तो सी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। नंबर सेंस नीड्स टू बी डेवलप्ड बिफोर द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों पढ़ाने के पहले बच्चों का नंबर सेंस जो है, मतलब कि संख्या का ज्ञान है, उस चीज को डेवलप करना जरूरी होता है। तो ये भी सही है कि संख्या ज्ञान का विकास योग और व्यवकलन की अवधारणा से पहले होना चाहिए। ये ऑप्शन सही हो गया। तो चूज करना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए एंड डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्या है, Which of the following tool is या are not helpful? Not helpful in diagnosing specific nature of the learning difficulty। मतलब कि इनमें से कौन सा उपकरण है जो अधिगम की कठिनाई की विशिष्ट प्रकृति के निदान में सहायक नहीं है। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन ये सहायक होता है किस चीज में, लर्निंग डिफिकल्टी का स्पेसिफिक नेचर जो है वो डायग्नोज करने में, मतलब पता करने में। एनालिसिस ऑफ ओरल रिस्पॉन्सेज, जो मौखिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उनका विश्लेषण करके भी लर्निंग डिफिकल्टी की प्रकृति को डायग्नोज किया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है। रिटन वर्क जो है बच्चे का, उससे भी पता लगाया जा सकता है लर्निंग डिफिकल्टी को। क्यूमुलेटिव और एनेक्डोटल रिकॉर्ड, संचयी और उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड, इसका भी किया जा सकता है यूज बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टी को पता करने के लिए कि उसकी प्रकृति कैसी है, डायग्नोज करने में। एप्टीट्यूड टेस्ट ये नहीं होता है। तो योग्यता परीक्षण छोड़ करके बाकी सारा होगा। हमसे पूछा यही था कि कौन सा है जो कि हेल्पफुल नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ओनली ई इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर एसोसिएटेड विद द टीचिंग ऑफ शेप्स, स्पेस एंड मेजर्स इन मैथमेटिक्स। इनमें से कौन सी स्किल है जो कि शेप, स्पेस और मेजर ये तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ाने में एक दूसरे से एसोसिएटेड है। इनमें से कौन से कौशल हैं जो गणित में अगर आकार पढ़ाना हो, दिक्स्थान पढ़ाना हो और माप पढ़ाना हो तो इन सब के शिक्षण से जुड़े हुए हैं। डिस्कवरी, सिमिट्रीज एंड एक्वायरिंग अ सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, सम्मितियां खोजना और सौंदर्य शास्त्रीय भाव प्राप्त करना, ये जो है ये एक ऐसी स्किल है जो कि शेप्स, स्पेस वगैरह पढ़ाने में हेल्प करेंगी। तो ये सही हो गया। क्वांटाइजेशन मतलब कि एसोसिएटिंग नंबर्स विद कॉन्सेप्ट्स लाइक एरिया, पेरीमीटर एटसेट्रा, मतलब कि जो अंक गणितीयकरण है, अंकों की अवधारणाएं हैं जैसे क्षेत्रफल, परिमाप, इनको ये सारी चीजों से जोड़ना, तो ये भी स्किल है जो कि ये तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ाने में हेल्पफुल होंगे। प्रमोटिंग अर्ली न्यूमरेसी एमंग लर्नर्स, शिक्षार्थियों में प्रारंभिक अंक गणित को बढ़ावा देना, ये नहीं होगा, इसका प्रारंभिक अंक गणित से मतलब नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत हो गया। इंटीग्रेटिंग मैथमेटिक्स विद साइंस ओनली, केवल साइंस से ही मैथ का एकीकरण होना, तो ये भी गलत हो जाएगा। वैसे भी ओनली वाले क्वेश्चंस आपके 99.99% गलत ही होते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे भी ये गलत ही है। वैसे भी केवल साइंस के साथ एकीकरण नहीं है इसका, ईवीएस के साथ भी मैथमेटिक्स का एकीकरण सेकंड क्लास में किया गया है। तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया, मतलब ए एंड बी विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है हमारा, when asked to solve a problem, children often comment, if you tell me which operation to use, I will solve it. What is the possible reason for such response?
जब बच्चों को शाब्दिक प्रश्न दिया जाता है हल करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, ये टिप्पणी करते हैं कि अगर आप मुझको बताएंगे कि कौन सी संक्रिया यहाँ पे यूज करनी चाहिए तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। तो जो बच्चे का इस तरीके का उत्तर है वो उसका कारण क्या हो सकता है। चिल्ड्रन डू नॉट लाइक वर्ड प्रॉब्लम एंड सीक एक्सक्यूज, बच्चे को शाब्दिक प्रश्न पसंद नहीं है, इस वजह से छुटकारा पाने के लिए ऐसा करते हैं। या फिर चिल्ड्रन को ऐसी वर्ड प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनसे फोबिया होता है, शाब्दिक प्रश्नों के प्रति दुर्भीति होती है। या फिर चिल्ड्रन में कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स की कमी होती है, परिज्ञान कौशल की कमी होती है। या फिर चिल्ड्रन आर लेजी एंड डू नॉट वांट टू रीड द प्रॉब्लम्स, बच्चे आलसी होते हैं और प्रश्नों को पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो अभी पहले स्टार्टिंग में ही जो क्वेश्चन था उसमें हमने समझा था कि न्यूमन ने 5 स्टेप्स बताए हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, जिसमें कि पहला तो रीड था, दूसरा क्या था, बच्चे को क्या दिक्कत आती है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल की दिक्कत आती है। मतलब बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं वर्ड प्रॉब्लम को कि उसमें कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो जब समझ नहीं पाएंगे तो ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है वो भी नहीं समझ पाएंगे। जब वो नहीं समझ पाएंगे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, चाहे उनको प्लस माइनस कितना भी आता हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो इसी वजह से वो ऐसा कहते हैं, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन स्किल की कमी होती है, इसी वजह से वो बोलते हैं कि आप मुझे ऑपरेशन बता दो कौन सा यूज होगा, संक्रिया कौन सी यहाँ पे लगाई जाएगी, तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन लैक कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, बच्चों में परिज्ञान कौशल की कमी होती है। इसके बाद क्या होता है, पहला रीड होता है, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन होता है, तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किसमें, न्यूमैन के 5 स्टेप्स में फॉर वर्ड प्रॉब्लम्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है। चौथा होता है आपका प्रोसेस स्किल्स, और पांचवा क्या होता है, प्रोसेस स्किल्स, और पांचवा क्या होता है लास्ट में, एनकोडिंग। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन क्या हो गया आपका, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, फॉर टीचिंग रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप्स इन अ प्राइमरी क्लासरूम, मैथमेटिक्स टीचर डिवाइज्ड अ सर्टेन ऑर्डर ऑफ एक्टिविटीज, दे आर अरेंज्ड इन अ रैंडम सीक्वेंस। रेगुलर ज्योमेट्रिक शेप्स प्राइमरी क्लासरूम के बच्चों को पढ़ाने के लिए मैथमेटिक्स टीचर ने क्या किया, कुछ एक्टिविटीज डिवाइस की, तो उनको रैंडम सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। आपको क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस का पता लगाना है। स्टूडेंट्स एक्सप्लोरिंग द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट शेप, छात्र भिन्न आकृतियों के विशिष्ट लक्षणों की खोज करते हैं। दूसरा है स्टूडेंट्स एक्सप्लोरिंग द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, छात्र अपने आसपास की जो द्वि आयाम वाली वस्तुएं उनको चित्रित करते हैं। थर्ड है स्टूडेंट्स आर गिवन कटआउट ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड आर आस्क्ड टू रिकॉग्नाइज सिमिलर लुकिंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, छात्रों को भिन्न आकृतियों के कटे हुए चित्र कटआउट दिए गए हैं और उन्हें कहा गया है कि वे इसके समान की, मतलब इसी के सदृश वस्तुओं को अपने आसपास पहचाने। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें कि कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना हो, मतलब जनरली फ्रैक्शन और ज्योमेट्रिकल शेप्स के लिए होता है, पर मोस्टली कॉन्सेप्ट्स में आपका होता है कि आपको पहला ऑप्शन जो है वो कटआउट वाले ही सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, कटआउट जो है अलग अलग शेप्स के उनको बच्चों को दें। उसके बाद आसपास की सराउंडिंग से पता लगाएं कि किस ऑब्जेक्ट से ये सिमिलर है, मतलब जो अलग अलग भिन्न आकृतियां उनके कटे हुए चित्र पहले छात्रों को दें। उसके बाद उनसे कहें कि इसके सदृश जो भी वस्तु तुम्हें अपने आसपास दिखाई दे रही है उसको पहचानो। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, सी। तो ये ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 ये तो आपका कैंसिल हो गया। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है, उनसे कहें कि उनके आसपास की जो द्वि आयाम वाली वस्तु है उनको चित्रित करें। तो दूसरा स्टेप ये हो गया, यहाँ पे ये रिपीट हो गया है इस वजह से आपका गलत हो गया। तो सेकेंड स्टेप क्या है, बी वाला आएगा, ए बी सी डी, क्या आएगा, बी वाला आएगा। तो सी के बाद बी आएगा, तो आपका यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आगे देख लेते हैं। उसके बाद जब उन्होंने अपने आसपास की जो जितनी भी द्वि आयाम वाली वस्तु थी उनको चित्रित कर लिया, उसके बाद उनको कहें कि एक्सप्लोर करो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक से अलग है। मतलब कि एक स्क्वायर है, दूसरा अगर रेक्टेंगल शेप का है, तो दोनों की ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण ये एक दूसरे से भिन्न है। इनसे ये एक्सप्लोर करने के लिए कहा जाएगा बच्चों को, मतलब कि उनसे कहा जाएगा जो अलग आकृति के विशिष्ट लक्षण है उनकी खोज करिए। तो थर्ड ये स्टेप हो जाएगा। फिर लास्ट में उन क्या करेंगे बच्चे, शेप्स को क्लासिफाई करने में, शेप्स का क्लासिफिकेशन करने में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और नेम्स के आधार पर योग्य हो जाएंगे। तो डी हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो सी बी ए डी इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स आर करेक्ट, गणित से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से हैं जो कि सही हैं।
मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व्ड बाय मेथड्स गिवन इन टेक्स्ट बुक। जो गणितीय समस्याएं हैं उनको पाठ्य पुस्तकों में दी गई विधियों से हल किया जाना चाहिए। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पर्सनैलिटी में अलग हो, या फिर पर्सनैलिटी में अलग हो, एटीट्यूड अलग हो, या फिर क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंड करने में बच्चों को दिक्कत आती हो, या फिर इंटेलिजेंस लेवल में अलग अलग हो। तो हर एक तरीके की वेरिएशन, मतलब कि एक दूसरे से भिन्न पर्सनालिटी वाले बच्चे एक ही क्लास में बैठे हुए होते हैं। तो सबको एक ही मेथड टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वही मेथड से तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करा सकते हैं। इससे हर एक बच्चा तो समझ नहीं पाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स नंबर एंड नंबर कॉन्सेप्ट्स। मैथमेटिक्स में केवल संख्या और संख्या की अवधारणाओं के बारे में दिया है। अब यहाँ पे केवल लिख दिया, इन्वॉल्व्स ओनली नंबर एंड नंबर कॉन्सेप्ट्स, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ओनली कह दिया इसलिए ये वाला बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इनहैंस क्रिटिकल थिंकिंग। जो गणित के प्रश्न होते हैं या जो गणित की समस्याएं होती हैं उनका हल आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही। तो सी इज द ओनली वन ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। तो ओनली सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हायर गोल ऑफ मैथमेटिक्स लर्निंग अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित अधिगम के लिए निम्न में से उच्चतर उद्देश्य कौन सा है? दो उद्देश्य हैं एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। पहला नैरो एम और दूसरा हायर एम। नैरो एम में क्या होता है कि बच्चों में न्यूमरेसी स्किल्स को, जैसे कि डेसिमल है, परसेंटेज है, मेजरमेंट्स हैं, तो ये जो न्यूमरेसी स्किल्स हैं इनका विकास करना। और दूसरा होता है हायर एम, मतलब कि ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट मैथमेटिक्स का क्रिएट करना जिससे कि बच्चों की जो यूज ऑफ हेरिस्टिक्स, फॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एस्टिमेशन है, approximation, optimization, use of patterns, visualization, reasoning and proof, making connections and mathematical communications take precedence। तो ये सारी जो बच्चों की इनर रिसोर्सेज हैं, ये सारे क्या है? इनर रिसोर्सेज हैं बच्चों के। तो ये जो इनर रिसोर्सेज हैं ये सारी स्किल्स बच्चों की बाहर आ सकें, ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट मैथ्स का क्रिएट करना चाहिए। ये किसके अकॉर्डिंग है? हायर एम के अकॉर्डिंग। मतलब जी ये उच्चतर उद्देश्य है एनसीएफ 2005 का। फिर बाद में एम्फेसाइज, जोर इस बात पे दिया जाता है कि नैरो एम से जो अपना फोकस है वो धीरे धीरे हायर एम की तरफ लेकर जाना चाहिए टीचर को, क्योंकि टीचर ही है जो इस एम को लेकर के चलेगी तो बच्चे को वो चीज प्रोवाइड कर पाएगी। तो ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे है कि चिल्ड्रन को प्रोफिशिएंट बनाना सॉल्विंग प्रॉब्लम में, या दूसरा है एडल्ट्स। ऐसा कोई भी ऑप्शन हो जो कि हो कि आगे चल के आपको देश के लिए कोई बहुत अच्छा, मतलब आप ऐसा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे सोशली या इकोनॉमिकली, तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। रोजगार वाले, वयस्क बनाने वाले ऑप्शंस आपके तुरंत गलत हो जाएंगे, उनको तुरंत ही नेग्लेक्ट कर दीजिए। डेवलपिंग द इनर रिसोर्सेज ऑफ द चाइल्ड फॉर मैथमेटाइजेशन ऑफ हिज और हर माइंड। मतलब बच्चे के मस्तिष्क का गणितीयकरण करने के लिए ही, उसके आंतरिक साधनों का विकास करने के लिए ही हायर एम्स रखे गए हैं एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, आइडेंटिफाई द एंगल मेड बाय द मिडिल अल्फाबेट ऑफ द वर्ड वन। मतलब ये जो वन लिखा है इसका जो मिडिल अल्फाबेट है एन है, इसका हमें एंगल आइडेंटिफाई करना है। तो एन को पहले बड़ा लिख करके देख लेते हैं, इस तरीके से लिखा जाएगा। अभी एक कैसा एंगल बनेगा? एक ये वाला एंगल बनेगा, और दूसरा कौन सा एंगल बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा। तो ये किस तरीके के एंगल हैं? ये एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब कि ये सब न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब क्या होता है? ओहो, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का क्या मतलब होता है? 90 डिग्री से कम, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि न्यून कोण एक्यूट एंगल। राइट एंगल क्या होता है तो समझ लीजिए पहले स्टेप बाय स्टेप। जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन जो है, वर्गीकरण है, वो दो चीजों के आधार पे किया गया है। एक साइड्स के आधार पर और दूसरा है आपका एंगल्स के आधार पर। एंगल्स के आधार पर, जो साइड्स के आधार पे है वो भी 3 टाइप के हैं, और जो एंगल्स के आधार पे है वो भी 3 टाइप के हैं।
साइड्स में आपका आता है स्केलियन ट्राइंगल, दूसरा आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल और तीसरा आता है एक्यूलेटरल ट्राइंगल। तो जो एस्केलियन ट्राइंगल होते हैं इसमें तीनों साइड्स जो है वो अलग होती हैं, ये जैसे बना हुआ है, ये भी अलग, ये भी अलग, तीसरी साइड भी अलग। आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम। तो जब दो एंगल्स जो हैं, सॉरी दो साइड्स जो हैं ट्राइंगल की वो इक्वल होती हैं, जैसे कि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो जब दो सेम होती हैं और तीसरी वाली डिफरेंट होती है तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। एक्यूलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, जो तीनों साइड्स हैं तीनों ही इक्वल होती हैं, अगर एक 4 है तो दूसरी भी 4 होगी और तीसरी भी 4 ही सेंटीमीटर की होगी। एंगल्स के बेसिस पे तीन होते हैं, एक एक्यूट ट्राइंगल, एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है और तीसरा राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता है। एक्यूट ट्राइंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में एक एंगल होगा जो कि 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। राइट ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल होगा जो कि 90 डिग्री का होगा। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू पोलियास प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल। इनमें से कौन सा है जो पोलिया की समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम है। यहाँ से हमको एक चीज क्या समझ में आती है कि पोलिया ने कौन सा मॉडल दिया था, उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल दिया था। तो समझ लेते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्टेजेस कितनी है, 1 2 3 4, टोटल 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहली होती है कि उस प्रॉब्लम को समझना, दूसरा होता है डिवाइज अ प्लान, मतलब कि एक प्लान तैयार करना कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, अगर समझ में आ गई तभी प्लान बना सकते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद सॉल्व पता करने के बाद कि कौन सा मतलब किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, उस प्लान को कैरी आउट करो, उसको प्रोसेस को अप्लाई करो और उसके बाद लुक बैक मतलब वापस से चेक करो कि सही किया है कि नहीं किया, फिर उसमें कोई गलती है या डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, तो ये ट्राई करना। तो ये होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज के 4 स्टेप्स जो कि किसने दिया था, पोलियास ने दिया था अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल में। तो सबसे पहले कौन सा हो गया, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, दूसरा हो गया डिवाइज अ प्लान, तीसरा हो गया कैरी आउट द प्लान। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। 1 2 है डिवाइस, तीसरा है कैरी आउट द प्लान और फोर्थ है लुक बैक। तो मतलब राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले समस्या को समझना, फिर योजना तैयार करना, फिर योजना को कार्यान्वित करना और उसके बाद उसको पुनः जांचना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। 14th है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा है जो गणित में अवधारणाओं की प्रकृति के संदर्भ में सत्य नहीं है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स जो है उसके अकॉर्डिंग कौन सा है जो कि सही नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, मतलब कि जो मैथमेटिक्स का नेचर है वो अमूर्त प्रकृति का होता है, सही है ये। हायरार्कियल, श्रेणीबद्ध होता है, हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ये देखे ही हैं। हायरार्कियल इन नेचर, लॉजिकल होता है, तर्क संगत प्रकृति का होता है, ये भी सही है। कॉन्क्रीट इन नेचर, मूर्त प्रकृति का होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। तो 14th का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। मतलब कि जो नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स के बारे में, कॉन्सेप्ट्स की जो प्रकृति है मैथमेटिक्स में वो कॉन्क्रीट नहीं होती, मूर्त प्रकृति नहीं होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका मैराथन करा तो मतलब कि 72 या 73 72 प्लस क्वेश्चंस जो आपके करा तो दिए गए हैं, लेकिन इस मैराथन के अलावा जो इसके अलावा 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए गए हैं उनको भी आप जरूर से जरूर पढ़ लें। अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं ये 10 PYQ, उसके अलावा 72 क्वेश्चंस की ये मैराथन पेडागोजी की, तो फिर आपका मान लीजिए 13 क्वेश्चन या फिर 12 प्लस क्वेश्चन सही होना बिल्कुल एश्योर हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 15th क्वेश्चन है, आफ्टर टीचिंग प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स अ टीचर गेव द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू सॉल्व। मतलब सबसे पहले टीचर ने क्या किया, बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखाया, उसके बाद उनको क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए। उन्होंने कहा 2 डिजिट्स ले लो, मान लिया 2 और 5, 2 और 5 ले लिया। अब इससे 4 डिजिट का नंबर बनाओ। अब क्या करना है, ये जो 2 और 5 है इसको हम 2 बार, हर एक डिजिट को 2 बार यूज कर सकते हैं। तो क्या इसके बाद चेक करो कि क्या तुम्हारा आंसर यूनिक आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर द अबव कॉन्टेक्स्ट। ये जो संदर्भ है इस संदर्भ के आधार पे कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो कि सही होगा। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने क्या कहा 2 और 5, दो तरीके के, मतलब 2 हमको दे दिया 2 और 5। अब कहा है हर एक डिजिट को हम 2 बार यूज कर सकते हैं, 2 को 2 टाइम्स, 5 को 2 टाइम्स, तो 2 20 to 55 ये आ सकता है। दूसरा क्या है, कुछ बच्चों का 25
25 आ सकता है, कुछ बच्चों का 55 22 आ सकता है, तो कुछ बच्चों का 225 2552 ये आ सकता है। तो इस तरीके से इसके बहुत सारे आंसर्स बन सकते हैं। तो ये आंसर कैसा है, यूनिक तो होगा ही नहीं, कुछ बच्चों का सेम हो सकता है, कुछ बच्चों का डिफरेंट ही रहेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर आंसर इसका नहीं है। तो ये कैसा क्वेश्चन, जब कोई भी पर्टिकुलर आंसर ना हो, पहले से ही उसका आंसर डिसाइड ना हो, बच्चे अपना दिमाग लगा करके उसको सॉल्व करें, तो ये सब टाइप किसका होता है, ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चन का होता है। तो ये किस तरीके का ओपन एंडेड क्वेश्चन है, मतलब कि खुले सिरे वाला प्रश्न है, और ये क्या करेगा, गिव्स अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट्स टू एनालाइज एंड क्रिटिक ईच अदर्स रिस्पॉन्सेज, और छात्रों को आपस में एक दूसरे के उत्तरों का विश्लेषण और आलोचना करने का अवसर प्रदान करता है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो शेप है मैथमेटिक्स एजुकेशन का, वो पहले टॉलर और मोर, मतलब कि पहले ब्रॉड और राउंडेड था, अब कैसा कर दिया गया है, टॉलर और मोर स्पिंडली कर दिया गया है। स्पिंडली का मतलब क्या हुआ, स्पिंडल शेप, एक कॉन्सेप्ट जो है वो दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है, इस शेप का हो गया है। ठीक है, और इसके अलावा ये जैसे जैसे क्लासेस में बढ़ते जा रहे हैं उसको टॉलर ही होता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है तो वो हमको बाकी आगे की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें हेल्प करेगा, एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉलर और मोर स्पिंडल शेप है मैथमेटिक्स एजुकेशन का शेप जो है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन प्राइमरी और हाई स्कूल टीचर के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, संवाद नहीं है, गलत। टॉपिक्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन हायरार्कियल लेवल ऑफ डिफिकल्टी इन मैथमेटिक्स करिकुलम। अब यहाँ पे हायरार्कियल नेचर तो होता है, लेकिन यहाँ पे कह दिया गया कि शेड मतलब कि स्तर जो है वो टफ होगा, कठिनाई के श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार दिया गया है। तो ये आपका गलत हो गया। ओवर द ईयर्स मैथमेटिक्स करिकुलम हैज इंक्रीज्ड इन वॉल्यूम बाय इंक्लूजन ऑफ मैनी न्यू टॉपिक्स, इसमें बहुत सारे नए टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं, तो ये भी गलत है। A curriculum acceleration has led to pruning as some basic topics to include new topics which are of significance in higher mathematics education. पाठ्यचर्या के गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट छाट की गई है, जिससे कि जो नए विषय हैं उनका समावेश किया जा सके, जो उच्च गणित का अध्ययन करें तो उस चीज के लिए महत्वपूर्ण हो। तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following levels of cognitive domain are responsible for divergent thinking process? निम्नलिखित संज्ञानात्मक क्षेत्र के स्तरों में अपसारी चिंतन प्रक्रियाओं के लिए कौन कौन से हैं जो कि उत्तरदायी हैं? तो उसके लिए आपका डायरेक्ट हो जाएगा एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये चीजें ऐसी हैं जो कि कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड। ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का आपका क्वेश्चन है, जिसमें कि आपका 3 आता है, 3 पक्ष होते हैं, क्रियात्मक, भावात्मक और मतलब एक साइकोमोटर से 3 पक्ष होते हैं। उन 3 पक्ष में जो कॉग्निटिव डोमेन है उसमें आएगा आपका एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। तो 17 का राइट ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग जियो बोर्ड बेस्ड एक्टिविटीज कुड बी, मतलब कि जियो बोर्ड पर आधारित जो क्रियाकलाप कराए जाते हैं तो उनसे जो परिचय दिया जाता है जियो बोर्ड से, तो वो किस चीज के लिए उपयुक्त कारण हो सकते हैं, लाइंस और एंगल्स पढ़ाने के लिए, या फिर अलग अलग ट्राइंगल्स पढ़ाने के लिए, या फिर लर्नर्स को वॉल्यूम टॉपिक पढ़ाने के लिए, या फिर ये प्रोवाइड करते हैं कॉन्क्रीट रिप्रेजेंटेशन ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स का, विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं की जांच या फिर अन्वेषण के लिए मूर्त प्रदर्शन देना। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 है, टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू द टीचर ब्रिंग्स इन अ वैरायटी ऑफ मटेरियल इनटू हर क्लासरूम। प्लेस वैल्यू पढ़ाना है टीचर को, वो अपने साथ कई सारे सामान लेके आई, जैसे कि एबिकस हो गया, डाइंस ब्लॉक हो गया, करेंसी नोट्स हो गए। तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है डाइन थ्योरी का जो कि टीचर इस सिनेरियो में रेफर कर रही है? तो फिर डाइंस ने कौन कौन सी मतलब अपनी जो मैथमेटिक्स लर्निंग थ्योरी दी थी उसमें कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स बताए थे, इनको आप इस तरीके से याद रखो, डी पी एम सी। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस थोड़ा बहुत घुमा घुमा करके आते हैं, तो बस आप डीपीएमसी याद रखो। डी फॉर डायनेमिक प्रिंसिपल, P for perceptual variability principle, M for mathematical variability principle और C for constructivity principle। ये 4 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि डाइंस ने अपने मैथमेटिक्स लर्निंग की थ्योरी में दिया है।
तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये किस पे आधारित है, ये परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल पे है, मतलब कि परिवर्तनशीलता नियम पर आधारित है। तो 19th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका एरर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वाली तो आपके तुरंत ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि जो एरर्स हैं वो मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बल्कि हर एक सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ट्रू, दे हेल्प टीचर अंडरस्टैंड हाउ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया है। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ये भी था, लेकिन इसमें क्या था, ये इंडिकेट करते हैं बच्चों का जो आईक्यू लेवल है वो लो है, बच्चों की कहीं भी बुराई टाइप की हो रही है, उनको बुरा बोला जा रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके गलत हो जाएंगे। 21 है अ कॉमन एरर दैट वी ऑफन एनकाउंटर व्हेन चिल्ड्रन आर आस्क्ड टू ऐड टू फ्रैक्शंस इज दे ऐड द न्यूमरेटर विद द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द डिनोमिनेटर। व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन फॉर सच अ मिसकंसेप्शन। छात्रों को जब दो भिन्न का योग करने के लिए कहा जाता है तो मतलब मेनली क्या होता है कि हम एक मतलब हमेशा हर एक साधारण त्रुटि होती है, सिंपल एरर है जो कि हर एक बच्चा करता ही करता है। क्या करता है कि अंश को अंश से जोड़ देता है और हर को हर में। तो ये जो भ्रांति है इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की जो संकल्पनात्मक समझ, अच्छा टीचर की संकल्पनात्मक समझ है उसको बताया गया कि कमी है, गलत। अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, बच्चों का छात्रों का जो ध्यान है वो क्लास में कम है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जनरलाइजेशन ऑफ फैक्ट्स लर्नड इन एडिशन बीइंग अप्लाइड टू फ्रैक्शंस, मतलब कि जो उन्होंने योग में तथ्य सीखे थे उन्हीं तथ्यों का वो सामान्यीकरण करके भिन्न पर भी लागू कर देते हैं, यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि उनको 1+1=2 बताया गया है, तो 1/2+3/6 लिखा है, तो वो क्या करेंगे, सीधे सीधे ऐड करेंगे, 3+1 को 4 कर देंगे और 2+6 को 8 कर देंगे। तो ये सामान्यीकरण कर देते हैं, उन्होंने एडिशन पढ़ा था तो अब एडिशन का उन्होंने जनरलाइजेशन कर दिया है, किस पे, फ्रैक्शन पे। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। 22 क्या है, एंगेजिंग स्टूडेंट्स इन मैथमेटिकल एक्टिविटीज एट प्राइमरी लेवल कैन हेल्प इन मैनी वेज, मतलब कि प्राथमिक स्तर पर जो छात्र होते हैं उनको गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखना बहुत तरीकों से सहायक हो सकता है, जैसे कि providing opportunities to children to explore many abstract concepts and learn computational strategies, छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने और परिकलन रणनीतियों को सीखने के अवसर प्रदान करता है, जो प्राइमरी लेवल पर एक्टिविटीज, मैथमेटिकल एक्टिविटीज कराई जाती हैं, बिल्कुल सही। हेल्प टू यूटिलाइज फ्री पीरियड्स का यूटिलाइजेशन, गलत। हेल्प स्टूडेंट्स डीपन देयर मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग, जो मैथमेटिकल एक्टिविटीज कराई जाती हैं वो क्या करती हैं, छात्रों की जो गणितीय समझ है और गणितीय चीजों को जो विवेचन करना है वो सारी चीजें उनका विवेचन करना और गहन करने की जो स्किल होती है वो और ज्यादा डेवलप होती है, तो उसको डेवलप करने में मदद करता है जो मैथमेटिकल एक्टिविटीज होती हैं, ये भी सही है। टूल फॉर समेटिव असेसमेंट, समेटिव नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट की तरह काम करती है, तो ए एंड सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। Geometry has been identified as one of the important areas of mathematics and should be an integral part of primary mathematics. This is because मतलब ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स गेट गुड मार्क्स इन ज्योमेट्री एज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, सभी छात्र ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं क्योंकि ये समझने में सरल है। या फिर ज्योमेट्री जो है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होती हैं, इस वजह से खेलने का समय देती है। या फिर जो बहुत सारे फेमस मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने अपना ज्योमेट्री में कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है इस वजह से। या फिर एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ज्योमेट्री में वो लर्निंग और विजुअलाइजेशन में हेल्प करते हैं, किस चीज के, मैथमेटिकल आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स के, जो कि डेली लाइफ में जनरली यूज होते हैं। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा कि ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचारों एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृष्टिकरण में सहायता करते हैं। तो 23 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। 24 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लासेस फर्स्ट एंड सेकेंड एज पर द विजन ऑफ एनसीएफ 2005। कक्षा फर्स्ट और सेकेंड में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से जो गणित के शिक्षण और अधिगम के हैं, मतलब कि गणित के शिक्षण और अधिगम है, उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये एल्गोरिदम्स और रोट लर्निंग, ऑप्शन गलत।
ओनली ओरल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स, ये भी गलत, ओनली लगा दिया यहाँ पे, केवल की बात कर दी, केवल मौखिक प्रश्नों को करवाना चाहिए। मैथमेटिक्स शुड बी इंटीग्रेटेड विद अदर सब्जेक्ट्स लाइक लैंग्वेज, आर्ट्स एंड ईवीएस एटसेट्रा। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, गणित को अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। तो 24 का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। A classroom discussion was initiated on the topic of sale and discount in festival season while teaching the concept percentage. तो this type of discussion in classroom मतलब कि बच्चों को जो प्रतिशतता की अवधारणा है वो पढ़ाते समय कक्षा में जो त्योहार के मौसम में बिक्री और छूट होती है उस विषय पर चर्चा होने लगी, विचार विमर्श आरंभ हो गया। तो इस प्रकार की चर्चा क्या करेगी, स्टूडेंट की हेल्प करेगी उनकी डिबेटिंग स्किल में। यहाँ पे डिबेट नहीं सिखाया जा रहा है, हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ही किसी विषय और किसी और विषय पे जाएंगे। हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू लिसन टू ईच अदर्स ओपिनियन एंड एनकरेज देम टू प्रेजेंट देयर आर्ग्यूमेंट, दस इंप्रूविंग देयर स्पीकिंग स्किल्स। ये कोई लैंग्वेज क्लास नहीं हो रही जहाँ पे हमको स्पीकिंग स्किल डेवलप करनी है। मस्ट बी अवॉइडेड, साथ साथ स्पीकिंग स्किल डेवलप हो तो बात अलग है, लेकिन सिर्फ स्पीकिंग स्किल के डेवलपमेंट के लिए ऐसा नहीं है। अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये नॉइज लेवल बढ़ाएगा, क्लास में डिस्टर्ब करेगा, ये भी गलत। हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू कनेक्ट क्लासरूम मैथमेटिक्स विद द रियल वर्ल्ड, दस इंप्रूविंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इससे क्या होगा, बच्चों की जो क्लासरूम में टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, वो बच्चा अपने रियल वर्ल्ड से जोड़ पाएगा। तो इससे क्या होगा, उनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो भी इंप्रूव होगी। छात्रों के जो कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में संबंध है वो बनाने में मदद मिलेगी, जिससे कि उनकी संकल्पनात्मक समझ है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो फोर्थ विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। 26 है, इनमें से कौन सा है जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ डाइंस थ्योरी का पार्ट नहीं है। हमने क्या पढ़ा था, डी पी एम सी। अगर आपको नाम नहीं भी याद है तो आप ऐसे भी समझ लीजिए, डी है, पी वाला ऑप्शन नहीं दिया है, एम है और सी है, मतलब रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ये नहीं होगा, उत्क्रमणिकता प्रतिवर्ती नियम नहीं होंगे। डायनेमिक प्रिंसिपल है, मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल है, कंस्ट्रक्टिविटी प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है नंबर, अकॉर्डिंग टू पियाजे इज द सिंथेसिस ऑफ टू काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप्स द चाइल्ड क्रिएट्स अमंग ऑब्जेक्ट्स। पियाजे के अनुसार संख्या जो है वो बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए दो प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। कौन कौन से, ऑर्डर एंड हायरार्किकल इंक्लूजन, क्रम और पदानुक्रम समावेशन। ये राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। 28 है, टू इंट्रोड्यूस द एंगल सम प्रॉपर्टी, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी ये क्या होती है कि कोई भी ट्राइंगल हो, किसी भी तरीके का ट्राइंगल हो, हर एक ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स का सम है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये हमेशा 180 डिग्री ही होगा। इसी को एंगल सम प्रॉपर्टी या फिर त्रिभुज के कोणों के योग गुणधर्म, कोणों का योग मतलब गुणधर्म कहा जाता है, योग गुणधर्म कहा जाता है। टीचर प्रोवाइडेड, इस चीज को पढ़ाने के लिए टीचर ने क्या किया, बच्चों को अलग अलग तरीके के जो ट्राइंगल्स हैं उनके कटआउट्स दे दिए। अब उनसे कहा जो हर एक तरीके के ट्राइंगल है उनका पहले उन ट्राइंगल्स को देखो, फिर उनके इंटीरियर एंगल्स को मेजर करो। उनका मेजरमेंट करने के बाद ये कॉन्क्लूजन निकला कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल कोई भी ट्राइंगल हो 180 डिग्री का होता है, चाहे वो किसी भी साइज या फिर शेप का हो। तो ये एक्टिविटी किस चीज का एग्जाम्पल है, प्रदर्शन विधि, आगमनात्मक विधि या निगमनात्मक विधि, विश्लेषण विधि। तो ये क्या है, इंडक्टिव मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन से प्रिंसिपल की तरफ जा रहे हैं। पहले अवलोकन किया है एक्टिविटी के थ्रू, उसके बाद हम सिद्धांत की तरफ गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव और डिडक्टिव में क्या डिफरेंस होता है, इंडक्टिव में क्या करता है, बच्चा खुद की ऑब्जर्वेशंस और अनुभवों के आधार पर थ्योरी का विकास करता है। तो स्टार्ट कैसे होता है, ऑब्जर्वेशन से इसकी स्टार्टिंग होती है और फाइनली कंक्लूजन कहाँ पे निकलता है, थ्योरी पर। डिडक्टिव में क्या होता है, टीचर थ्योरी को प्रेजेंट करती है, स्टूडेंट्स उसकी केस स्टडी करते हैं और उसके बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। मतलब इसकी शुरुआत थ्योरी से हो रही है और कंक्लूजन निकल रहा है ऑब्जर्वेशन से। क्वेश्चन नंबर 29 है, नेहा वॉज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इन विच सब्ट्रैक्शन ऑफ 673 to 257 was required. She said 257 plus 100 will be 357, 457, 557, 657। इस वजह से 257 में अगर 400 ऐड करें तो 657 हो गया। अब 657 में 667 को प्लस करने पर
मतलब इस तरीके से वो पूरा ऐड करती जा रही है। 20 मतलब उसने पूरा कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से लगा लिया। तो 400 प्लस 20 माइनस 4 इज 416। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसने इस तरीके से पूरे प्रोसीजर से आंसर निकाला 416। तो ये जो स्टेटमेंट है वो जो नेहा की स्ट्रेटेजी है उसमें से कौन सा है जो कि सही है कि नहीं है। ये नेहा की एबिलिटी दिखा रहा है कि वो अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके अपने खुद के पर्सनल एल्गोरिदम्स का विकास कर रही है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का, कि नेहा घटान मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट की औपचारिक कार्यविधि को नहीं जान। ये ऑप्शन गलत है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा ऑप्शन 4 और इंग्लिश में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 30 है, which of the following activities is meant to enhance problem solving abilities among the student of class। इनमें से कौन सी क्रियाकलाप है जो कक्षा 3 के छात्रों में समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित करता है। क्रॉसवर्ड पजल जिसमें कि क्लूज दिए हों, की टर्म्स दिए हों जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, या फिर ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो ग्रुप वर्क में और एक्सप्लोर कर रहे हो वेरियस डायमेंशंस ऑफ 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन। तो एक्सप्लोर करके जब किसी कॉन्सेप्ट में जाए वो ज्यादा एक्यूरेट है ऐसी एक्टिविटी। एक ऐसी क्रियाकलाप जिसमें कि विद्यार्थी समूहों में कार्य कर रहे हों और 2 अंकों के गुणन के विभिन्न आयामों को खोज रहे हों। तो यही राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। 31 है, मैथमेटिक्स फॉर ऑल is one of the vision statements of NCF 2005. Which of the following statements most appropriately represents this vision statement। मतलब कि NCF 2005 के कथनों में से एक दृष्टिकोण है। मतलब कथन क्या है कि एक मैथमेटिक्स फॉर ऑल, सभी के लिए गणित। तो ये जो दृष्टिकोण है ये इनमें से कौन सी चीज को सबसे ज्यादा उपयुक्तता से दर्शाता है। मैथमेटिक्स टीचिंग और लर्निंग शुड बी फ्री फ्रॉम जेंडर बायस, मान लेते हैं कि सही होता है। मैथमेटिक्स टीचिंग एंड लर्निंग शुड बी फ्री फ्रॉम जेंडर, कास्ट, एबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि जो गणित का शिक्षण और अधिगम है वो लिंग, जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो 31 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2, यही जो है वो मैथमेटिक्स फॉर ऑल का मतलब है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग। 32 क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ज्योमेट्रिकल थिंकिंग लेवल्स एज पर वैन हेलेस थ्योरी। वैन हेले के सिद्धांत के अनुसार जो ज्यामितीय चिंतन है उसके बारे में कौन सा कथन है जो कि सही है। सबसे पहले देख लेते हैं, इन्होंने 5 स्टेप्स दिया था। पहला है विजुअल जिसमें कि अपीयरेंस के बेसिस पर केवल शेप्स को डिस्क्राइब किया जाता है। दूसरा है एनालिसिस जिसमें कि प्रॉपर्टीज के आधार पर शेप्स को डिस्क्राइब किया जाता है। तीसरा है अब्स्ट्रैक्शन जिसमें कि प्रॉपर्टीज की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनके बीच में रिलेशनशिप्स देखा जाता है। इसके अलावा बच्चे लॉजिकली ऑर्डर मतलब कि प्रॉपर्टीज की जो भी शेप्स हैं हर एक शेप की प्रॉपर्टीज के आधार पर लॉजिकली ऑर्डर करना सीख जाते हैं। डिडक्शन मतलब कि अटेन्स, बच्चे जो हैं वो लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी जो है वो अटेन कर लेते हैं और जो थ्योरम्स है उनको डिडक्ट करना सीख जाते हैं। और लास्ट होती है रिगर जिसमें कि वो इस्टेब्लिश करते हैं या एनालाइज करते हैं थ्योरम्स को अलग अलग पोस्टुलेशन सिस्टम्स के आधार पर। तो ये 5 स्टेप्स इन्होंने बताया है। इसमें है बताना है कि कौन सा वेन हेलेस थ्योरी के अकॉर्डिंग सही है। विजुअलाइजेशन जो है वो मोस्ट बेसिक लेवल है। दृश्यकरण एक आधारभूत स्तर है, बिल्कुल सही। डिडक्शन लेवल जो है वो एनालिसिस लेवल के पहले आती है, ये गलत। रिलेशनशिप्स लेवल कम्स आफ्टर एनालिसिस लेवल, ये सही है। ए एंड सी विल बी द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 32। अब क्वेश्चन नंबर 33 जो है वहां से आपका आगे जो भी इसके पहले जो मैराथन कराई गई थी क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर के जो भी 70 टू 73 क्वेश्चन है वो सारे आपके सही हैं और मतलब वीडियो में कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। तो ये था हमारा मैथ्स का मैराथन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।